डॉट पेन पहले हमारे टाइम में हाई स्कूल तक भी नहीं लिखती थी। और 7 डूंगी हुआ, एक 7 डूंगी होता था, एक कपड़े का बॉल होता था, एक के ऊपर 7 पत्थर रखते थे। हमारे टाइम में क्या था कि हम लोग जो है कि 8-10 किलोमीटर ऊपर तामन नहीं जाते, आगे छूल छिलका जला के चीड़ के पेड़ से निकलता है वो। हाँ, वहाँ उसी को बना के फिर कोई सग्गड़ होता टीन का पतरा होगा या पत्थर होगा, कोई बना, उसके ऊपर रखते थे उसको, उसी के नीचे। हाँ उसी के नीचे बैठ के चारों तरफ से जितने भी भाई चारों तरफ बैठते थे। और जैसे ही बुझता था तो ध्यान उसमें भी रहता था कहीं बुझ ना जाए। बुझ नहीं जाए। और खाना खाने के लिए भी सब लोग इकट्ठा बैठते थे, बीच में एक या छिलका, उसके बाद फिर मिट्टी तेल का लैंपो होता था। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हूँ गांव में। आज मेरे साथ हैं 2 लोग यहाँ पे गांव से, और ये है मेरे पिताजी श्री दरपान सिंह बोरा जी, और ये हैं रविंद्र जी। तो इनसे जानते हैं अभी गांव के बारे में, और इनका जो बचपन था वो किस प्रकार का था, और क्या क्या चैलेंजेस इनके लाइफ में रहे बचपन में, और किस प्रकार से भी इनके लाइफ में चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजी के आने से। तो अभी है असौज का महीना, क्योंकि काम का सीज़न भी रहता है, गन्जू कटाई चल रही है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जब आप बचपन में अब के दिनों की बात करते हैं, अभी तो लोगों ने गाय भैंस पालने भी कम कर दिए हैं। अभी आप बात करो अगर 10 साल 20 साल पहले, तो उस टाइम पे मतलब जो टाइम था असौज का, अभी के टाइम का और उसके टाइम पे क्या मतलब क्या डिफरेंट है? टाइम में क्या था कि ज़्यादातर लोग तो जैसे आजकल धान की रोपाई का ही सीजन जारी हुआ, जो बाद की बुआई पहले वाले धान तो काट दिए होंगे सभी। उस टाइम भी सिस्टम तो ये था, थोड़ा उन्होंने खेती ज़्यादा करते थे, खेती बाड़ी ज़्यादा करते थे, जब तो समय ज़्यादा लगता था काटने छूटने में। शुरू में तो हमने देखा था उन दिनों तो ये पैरों से धान 2 खंभे लगा देते ऐसे, उसके बाद वो पैरों से ही धान को मलेंगे, मड़ाई करते थे। उसके बाद वो दूसरे घर से महिला जाएगी खाना लेके जाएगी, तो वो जितना भी पैरों से वो मड़ाई किया होगा, उसको एक लाठी होती थी छड़ी, उस छड़ी से छेड़ 2 शेष दाने हैं, वो दाने गिरेंगे, वो मोस्टा होता था, मोस्टा निगालों का बनाया उसमें करते थे। बाद में थोड़ा क्या हुआ कि वो चेंजिंग हमारे देखते देखते क्या चेंज आया है कि फिर वो मड़ाई की जगह पर चुटाई शुरू हो गई। अच्छा, मोस्टा पे गए तो एक बड़ा धोती होती थी, सफ़ेद धोती का, उनको 2 धोतियाँ जोड़ करके या 2 या 4 धोती जोड़ करके 4 खंबे लगा करके उनमें चारों तरफ बाढ़ डालते थे, और एक पत्थर रखेंगे चौड़ा सा, उसमें चुटाई। अब तो पूरे खेत जो हैं पूरे बंजर हैं, अब तो अब कोई ऐसा पूरे खेत, अब खेती तो होती नहीं है, तो अब वो भी करते थे चुटाई, आजकल भी ऐसे ही चुटाई करते हैं, मड़ाई तो खत्म हो गया सिस्टम, एक चेंज ही है। तो जैसे कि आप गज्जू का सीज़न है तो लोग दूर दूर से घास काटते थे, कभी आप भी इस काम में इन्वॉल्व रहे हो कि आपने भी कहीं दूर से घास लाना हो, काटना हो, ऐसा कभी किया आपने? हाँ अभी भी हैं, अभी भी काटते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ से कम 2-2.5-3 किलोमीटर के आसपास है, वहाँ से हम गज्जू काट के ढुलान करते हैं, घर तक पहुँचाते हैं। और फिर एक बड़ा लूटा कहते हैं जिसको सूखी घास का बनाते हैं, वो बना के फिर क्या कहते हैं उसी घास को फिर जैसे बरसात का मौसम होता है और ये ठंडियों का सीजन होता है, तो उन दिनों फिर घास की कमी होती है, तो गाय बच्चों के लिए उसको खिलाते हैं फिर उस समय पे। बिल्कुल। तो जो दूसरा मेरा क्वेश्चन होगा आप दोनों से कि कोई ऐसी बचपन की अगर आपके पास यादें हैं जो गांव से जुड़ी हुई हो, जो आजकल जो आपने किया, आपके जो नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं उन पे आप नहीं देखते हो? बहुत परिवर्तन है। अच्छा, पढ़ाई से लेकर के बोलो हर चीज़। एक तो उन दिनों तख्ती वाला सिस्टम था, वो तो अब क्या कमेट से लिखने वाला वो चीज़ था, तो 2 तक तो वही 20 तक की पहाड़ियाँ जो भी है वो तख्ती में लिखते, आजकल पेन से लिखते हैं, डॉट पेन से। डॉट पेन पहले हमारे टाइम में हाई स्कूल तक भी नहीं लिखते थे। अरे अभी से थोड़ा छोटा है मेरे से, तो ये 20 साल छोटा है, इसके बाद मेरे समय में तो ये जनरेशन का फर्क है पूरा। लेकिन इनके टाइम में डॉट पेन आ गए थे। अच्छा, कक्षा 5 से, लेकिन ये भी तख्ते वाली है, इन्हें भी तख्ते से पढ़ा हुआ कमेट से। लिखने पढ़ने में तो है ही अब, हाँ एक बदलाव तो लिखने पढ़ने का तो है ही, और खेल का पूरा बदलाव है। हमारे टाइम के खेल या हम रवि के ज़माने में भी हमारे टाइप के खेल चलते थे, जैसे ये कबड्डी तो हुआ ही, वो आजकल भी चलती है कबड्डी, अब तो नहीं खेलते कबड्डी। और 7 डूंगी हुआ,
हाँ। एक 60 डूंगी होता था, एक कपड़े का बॉल होता था, एक के ऊपर 7 पत्थर रखते थे मारना। हाँ। और हम लोग तो अंठी भी खेलते थे। अंठी कहते हैं, वो शीशे गोली। की गोलियां होती है, गोली होती गोली हुई शीशे की, वो पिल बनाए होते हैं। एक वो अलग तो अब बच्चों को पता नहीं होगा अंठी किसको कहते हैं। 60 डूंगी मेन हुआ। और लुका छिपी अलग टाइप का होता था, एक खुर्री कहते थे। दरवाजे से बाहर है ना, दो दरवाजे के अंदर रहेंगे कमरे में, वहाँ से बाहर भागना, वो वाला गेम तो बच्चों को आएगा ही। एक रिंग बॉल कहते हैं, हालांकि रिंग बॉल दूसरा होता है, रिंग बॉल भी होता है, क्रिकेट टाइप का ही होता है वो भी। वो कपड़े के बॉल से मारेंगे, वो बैट से मारेगा। पहले राउंड में 3 पत्थर रखे रहते थे, 1 2 3। अब गोल कितने करके राउंड की घूमना। चक्कर लगाना है, एक बार मारो तो फट से उस पत्थर तक पहुंचना है। वैसे उस पत्थर में भागने पर टच होने से पहले कपड़े से बॉल से लग गया तो आउट हो जाएगा वो। अच्छा। 3 स्टेशन होंगे उसके। कितने राउंड हो बाजी, 20 30 50। और एक गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा भी बहुत खेलते थे हम लोग। अब वो भी पता नहीं, खेल का भी है ही, और ये भी है ही। और घास काटने का भी आजकल देखो तो मशीनें शुरू हो गई हैं। हाँ, अब हाथ से। पहले के अभी भी घास है कहीं कहीं पर, मतलब अब ये मशीनें भी आ गई घास काटने वाली, गज्जियों काटने वाली मशीनों से भी गज्जियों काटते। परिवर्तन बहुत आ चुका है तब से। और मेरे से ज़्यादा नहीं है तो रवि को ज़्यादा आजकल के बारे में इसको ज़्यादा पता, हम तो देख रहे हैं ये खुद ग्राउंड में है। क्रिकेट के टूर्नामेंट, ये सारी चीजें याद हो गई। आजकल टूर्नामेंट चलते हैं, गाँव में भी चलते हैं, हमारे गांव में भी चला करते थे टूर्नामेंट। और 7 8 टीमें पहुंच जाती थी पहले। उन दिनों रोड नहीं थी, अब रोड आई तो लोग नहीं। अब रोड आई तो अब लोग नहीं है। रोड लेट आई थोड़ा। हाँ, रोड भी लेट आई, पलायन काफ़ी हो चुका है यहाँ से। और ऊपर से लड़के भी सारे बाहर ही पढ़ते हैं, तो फिर भी खेलते हैं। स्कूल में तो खेलते ही हैं बच्चे, क्रिकेट विकेट खेलते हैं। और खो खो तो अब कम ही खेलते हैं, ज़्यादातर कैरम हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये चीज़ें स्कूल में उपलब्ध है तो ये चीज़ें खेलते हैं हम। अब मोबाइल आने से भी कई चीजें चेंज। और मोबाइल आने से भी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गया है। और घरों में जाके भी लोग मोबाइलों पे ज़्यादा लगे रहते हैं। तो अभी भी बहुत सारे उत्तराखंड के ऐसे गांव है जहाँ न बिजली है न लाइट है। हमारा गांव भी था 2009 के आसपास शायद हमारे गांव पे लाइट आई। और अभी भी उत्तराखंड में इतने सारे जो विलेजेस हैं जहाँ पे अभी तक लाइट नहीं है। रोड तो छोड़ो, लाइट भी नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने वो दौर देखा है जब बिल्कुल लाइट नहीं हुआ करती थी, तो आपने उसमें भी पढ़ाई किया, आप तब भी स्कूल जाते थे। तो उस टाइम का क्या एक्सपीरियंस रहता था, मतलब क्योंकि वो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है ना। आज हम देखते हैं कि दिन में सूरज है और शाम को लाइट है तो लोग पढ़ लेते हैं। तो आप दोनों उस टाइम के हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिले उस टाइम पे, और आपने ज़िंदगी उस पड़ाव से आप दोनों ने क्या सीखा? उस समय और आज के समय में तो धरती आसमान का फर्क है। मेन तो स्कूल की समस्या आजकल देखो, गांव में भी, हमारे छोटे से गांव में भी 8वीं तक है। उन दिनों स्कूल भी दूर थे, रास्ते भी सही नहीं थे। आजकल तो देखो कि जैसे मैं अभी देख रहा हूँ कि पिछले साल या 2 साल 3 साल, हालांकि बच्चे पढ़ने लिखने में तो आज के समय में उतने ब्रिलियंट नहीं जितने हमारे टाइम में हुआ करते थे बच्चे। लगभग अच्छे मार्क्स। आजकल प्रैक्टिकल कर 20 नंबर का प्रैक्टिकल तब भी मुझे हाई स्कूल पास करना मुश्किल हो रहा है। ये हाल से चला 2000 के बाद तो प्रैक्टिकल शुरू हो गई थी। अरे भी के टाइम में प्रैक्टिकल नहीं होगा शायद। नहीं था, हमारे समय में भी प्रैक्टिकल नहीं था। हाँ, तो डायरेक्ट पास 8 नंबर का ग्रेस मिलता था स्कूल पे, एक विषय में, एक सब्जेक्ट में। अगर किसी सब्जेक्ट में अगर आपके पास 22-23 नंबर होते थे, 23 नंबर तब 25 नंबर 25 नंबर होते थे पढ़ाई का। अब तो देखो पढ़ाई वाला बच्चा चाहिए। अब देखो सब कुछ है आजकल, लाइट है पढ़ने के लिए। अब देखो स्कूल में ही देखो पुस्तकें फ्री मिल रही हैं पढ़ने के लिए, ड्रेस फ्री मिल रही है, यूनिफॉर्म जो होता है वो भी फ्री मिल रही है, दोपहर का भोजन मिल रहा है। हमारे टाइम में क्या था कि हम लोग जो है कि 8-10 किलोमीटर ऊपर तामंदोली जाते थे। तो वहाँ यहाँ से अब सुबह जाएंगे, अब 7 बजे, जब तो 7 साढ़े 7 में तब तो समय पर पहुँचेंगे, खाना खा के जाएंगे। न भोजन मिलता था कहाँ, सब लोग, सरकार भी गरीब थी। वहाँ जाने तो भूख लग जाए, भूखे ही पढ़ना हुआ। 5-7 घंटा जो पढ़ते थे, 10 बजे से 3:50 समझ लो, 4 ही बजे समझ लो, 8 पीरियड लगेंगे तो 3:50 में छुट्टी होती थी। भूखा ही पढ़ना हुआ यहाँ से जा करके, वहाँ जाने तक तो भूखले बच्चे ही हुए हम लोग। 10-11 साल का बच्चा 6 में पढ़ने वाला, तो ऐसा भोजन की व्यवस्था नहीं थी। ऐसा नहीं था कि टिफिन सिस्टम भी नहीं था कोई। टिफिन कोई मतलब नहीं, जो खाया घर में खाया, जो आया शाम को ही खाया घर आ करके। शाम को 2 टाइम हो जाता था। एक छुट्टी से अब पहुँचेंगे हम लोग
अब 3:50 में छुट्टी की तो लगभग 6 तो बज जाते थे घर आगे। घर आगे हाथ मुँह धोया तो खाया, उसके बाद फिर होमवर्क जो भी किया, गृह कार्य जो देते वो किया, तो उसके बाद रात का खाना फिर खाते थे। छिलके में करना वो भी छिलका जला के छूल, छिलका जला के चीड़ के पेड़ से निकलता है वो, हाँ, वहाँ उसी को बना के फिर कोई सगड़ होता टीन का था पतरा होगा या टीन पत्थर का होगा, कोई बना, उसके ऊपर रखते थे उसको, उसी के नीचे। हाँ उसी के नीचे बैठ के चारों तरफ से जितने भी भाई बहन लोग थे हम हाँ, चारों घर घेरा में बना के चारों तरफ बैठते थे, और उसमें जैसे ही बुझता था तो ध्यान उसमें भी रहता था, कहीं बुझ ना जाए, बुझ नहीं जाएगी। एक ध्यान वहाँ भी रहता था। वो क्या कहते हैं, उसको जलाते रहो और अपना पढ़ते रहो, लिखते रहो। लिखाई पढ़ाई में तो बहुत ही चेंज आ गया, बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन। पूरा ही बहुत चैलेंज था पढ़ाई करना बहुत में, ही। बहुत चैलेंज था। लेकिन मुझे एक चीज़ लगता है कि जिस प्रकार से अभी हम लाइट की बात करते हैं, इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है उसके परिणाम तो हैं, लेकिन ये देखो कि आप आदमी ना अलग अलग भी हो गया। देखो हर कमरे में लाइट है तो कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, कोई खाना इस रूम में खा रहा है, कोई खाना उस रूम में खा रहा है। पहले क्या था कि लाइट संयुक्त नहीं थी तो संयुक्त रूप से लोग काम किया करते थे, एकजुटता भी ज़्यादा थी। एकजुटता थी परिवार में, सभी लोग शाम को बैठते थे किताब पढ़ने के लिए, सभी भाई बहन इकट्ठा पढ़ते थे, और खाना खाने के लिए भी सब लोग इकट्ठा बैठते थे। बीच में एक या छिलका, उसके बाद फिर मिट्टी तेल का लैंपो होता था, और उसके उसके चारों तरफ बैठ के सभी लोग खाना खाते थे। तो ज़िंदगी की जो आपने वो पड़ाव है, जो आपका एक कठिनाई से भरा दौर था उस टाइम पे, चैलेंजेस की बात करेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन आपने उस टाइम पे ऐसा क्या चीज़ था, कोई लाइफ लेसन आपकी लाइफ में हो, कोई आपने सीखा हो उस परिस्थितियों से? क्योंकि हम हर एक परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे वो अच्छा टाइम हो चाहे बुरा टाइम हो। तो आपके उस चैलेंजिंग भरे सिचुएशन पे आपने ऐसा लाइफ लेसन आपने लिया हो कि जो ज़िंदगी में काम आया आपका? जिंदगी में काम तो क्या है कि लाइफ में तो आप देखो आदमी तो सीखते जाता है, वो हाँ, कुछ ना सीखने की कुछ। कोई उम्र नहीं होता, अब कुछ न कुछ तो बढ़ते बढ़ते अब हमारे हिसाब से तो अब तो सभी चेंज हो गया। सभी चीज़ हमने क्या, हमने तो कल्पना नहीं की थी। मोबाइल क्या, टेलीफोन मैं खुद ही मैं सोचता था कि मैं पोल के बारे में सोचता था कि ये बिजली के पोल या टेलीफोन के पोल, मैं सोचता था कि शायद टेलीफोन के पोल आएंगे तो घर में जहाँ आजकल बिजली की लाइन है, मैं यही कल्पना करता था कि दोला से घर से मशाड़ी से तार वाला लैंडलाइन आसमान से जो फोन होता उसकी कल्पना करते थे। मैं खुद करता था कि हमारे गांव में अगर फोन आएंगे तो इस प्रकार से आएंगे, पोल लगा करके आएंगे। पोल वाले तो होते थे रोड के किनारे, पोल से फोन होते थे वो। अब ये तो जो वायरलेस ही है फोन मोबाइल, इसके बारे में हमने कल्पना भी नहीं की थी। शुरू में सन 2000 में दिल्ली में गया तो मैं तो पागल सोचता था लोगों को, जब वो अब फोन होते थे छोटे छोटे, अब मुझे क्या मालूम कि छोटे छोटे फोन तो होते थे वो, नोकिया की जाती थी उन दिनों, बटन वाले थे उस टाइम पे, छोटे बटन थे। और पेजर चला था पहले, पेजर वो कुछ वो तो खाली पेजर में तो उतना नहीं होता, कहीं लिंक करके एसटीडी चल गए थे। एसटीडी के बाद तो फोन आए ना। तो वो जब बोलते थे, मैं ड्यूटी में जाता था, मैं कीर्ति नगर में ड्यूटी करता था, मैं एक्सपोर्ट कंपनी थी, उसमें ऑफिस में काम करता था। मैं रास्ते में पैदल जाता था, 20 मिनट का रास्ता था, तो मैं देखता था वो लड़कियां लोग थोड़ा शहर के हुए, ठीक ही हुए, वो बात करते थे, वो हंसते रहते थे, हंसता बोलना, मैं सोचता ये पागल है। मुझे पता नहीं था कि मोबाइल ऐसा होता है। मैं सोचता था कि यार ये चलते जा रहे, बात कर रहा है और हंस भी रहा है, और या हंस रही है या बोल रहे हैं। मैं बोला एक दिन ऑफिस में, यार मैं ऐसे देखा, पायल सिनेमा था दिल्ली में, उसी से रास्ता था, तो मैं बोला कि मुझे एक लड़का ऐसा, कभी कोई लड़की भी मिल जाती थी ऐसे दूर ऐसे मिले, वो बोल रहे थे ऐसे। हमारे ऑफिस में भी पेजर वाले काम करते थे, कुछ फील्ड वर्कर थे, तो पेजर में ही काम करते थे ऑफिस में। कोई करे पेजर से लिंक होता था, मोबाइल तो हमारे ऑफिस में भी किसके पास नहीं था। उनने बोला है कि एक लड़की थी किरण भारद्वाज, उसने बोला कि दर्पण बोला है कि नहीं बोला ये मोबाइल होता है। बोला मोबाइल है, मोबाइल तो किसके पास था ही नहीं ना ऑफिस में, जो भी था तो हमारे ऑफिस में थे, तो इंटरकॉम फोन थे हमारे, अंदर हम आपस में बात करते थे, कोई लेन देन नहीं। बोले कि फोन है, बोला मोबाइल कहे थे, बोला नहीं सर 2000 में, उससे पहले चल गए थे शायद, 2000 की बात कर रहा हूँ। फोन दिखाई नहीं देते। अब मैं तो पागल समझता था। अब देखो देखो छोटा बच्चा भी मोबाइल, कितना परिवर्तन है, सभी कुछ परिवर्तन है, बहुत ज्यादा परिवर्तन। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, क्योंकि आप दोनों ने शहर में अपनी ज़िंदगी बिताई है, नौकरी की तलाश में थे, नौकरी भी आपने वहाँ की है, और उसके बाद आपने अच्छा खासा टाइम गांव में भी व्यतीत किया है। तो मेरा ये क्वेश्चन होगा कि जब आप शहर में थे, क्या डिफ़िकल्टीज़ वहाँ रही, और गांव के जीवन में और शहर के जीवन में क्या आपको अंतर देखा? वैसे अंतर तो बहुत कुछ है, लेकिन जो आपने खुद अनुभव किया हो
वो आप बताइए। अनुभव ये था कि बाहर पैसा तो है, नौकरी तो मिल जाती है हर जगह पे, तो कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाती थी, लेकिन पैसा कम ही मिलता था। तो वहाँ पे रहने के लिए और इन चीज़ों में पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता था। तो गांव में ये था कि हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ पे हमें रोज़गार तो बहुत कम मिलता है। रोज़गार का कोई साधन है नहीं यहाँ पर। अगर कभी आ गया तो मजदूरी ऐसे करके लोग काम करके थोड़ा सा हल्का फुल्का तो उससे अपना काम वो कर लेते हैं। और शहर में ये था कि हमें रोज़गार मिलता था तो हम एक रूटीन बना के रखते थे, थोड़ा पैसा घर के लिए भी बचाना होता था, ये था। और गांव में तो ऐसा है कि जितना भी पैसा कमाते हैं हम लोग वो तो पता ही नहीं चलता है। हाँ, आया वो तो रोज वो रोज़ का ही हो जाता है, वो रोज़ का रूटीन होता है कि कभी कुछ लाना है, कभी कुछ लाना है, कभी कुछ लाना है। इतना डिफरेंट है कि वहाँ हम पैसा महीने में जो सैलरी बचती थी, महीने में पैसा मिलता था तो वो पैसा हमारा इकट्ठा मिलता था, तो उसमें से हम कुछ घर में देते थे, कुछ अपना खर्चा रखते थे। अब गांव में ये है कि पर डे अगर हम काम कर रहे हैं, 2-3-4 दिन काम मिलता है, तो उसमें हमारा ये होता है कि 2-2.5 हज़ार रुपये जो भी मिलते हैं आजकल के समय में, 500 रुपये की दिहाड़ी है यहाँ पर इसी गांव में मजदूर की, तो 2-2.5 हज़ार रुपये अगर 4 दिन के मिल जाते हैं तो वो उसी दिन सामान में ही ख़त्म हो जाते हैं। पैसा बचता नहीं है गाँव में, बचता नहीं है। ये है जैसे इन्हें बोला कि पैसे वाले तो बात ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ से मतलब कितनी नॉलेज वाले हैं या कुछ भी हो, चले अगर हमसे बहुत कम नॉलेज का या कुछ भी थर्ड क्लास का लड़का, मैंने दिल्ली का अनुभव, बॉम्बे में तो नहीं, बॉम्बे में तो अलग है, मैं अलग ढंग से रहा वहाँ, तो हमारे मित्र हैं वो तो अच्छे फ्लैटों में रहते, मैं स्टैंडर्ड ढंग से रहा बॉम्बे में। दिल्ली में मैं क्या है, किराएदार के तौर पर रहा, तो किराएदार की कोई इज्जत नहीं देखी मैंने, महसूस किया। भले वो करते हैं या नहीं करते, वो हमारे नौकरी के हिसाब से करते हैं, ये अच्छे एक्सपोर्ट कंपनी में काम करता है, समझ में आती तो करता होगा, लेकिन है तो हम किराएदार। तो किराएदार के तौर पर मैंने कोई इज्जत जैसी नहीं देखी वहाँ पर। मेरे को ये महसूस होता था जैसे हम लोग गांव में देखो हमारे बड़े अच्छे अच्छे मकान हैं, ज़मीन है, फल फूल हैं, तो मेरे को वहाँ कमी खलती थी यार, बोले इनके पास क्या है यार, छोटे से मकान है और ये लोग हमसे किराया ले करके, हमारी कोई इज्जत नहीं, हम किराएदार तो हैं। आखिर कितने अच्छे पोजीशन है, कितने अच्छे लिखे पढ़े हम लोग हैं तो हम किराएदार वहाँ के उनकी नज़रों में। तो हमारी वैल्यू क्या समझते हैं कि हाँ यार ये कौन सी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उतनी तो हम क्या हुआ, सुबह जाओ शाम को आओ, तो कहाँ काम कर रहा है उनको तो हम मालकिन या मालिक को थोड़ी बताएंगे कि हम इस ऑफिस में काम करें करके। मेरे साथ एक घटना घटी दिल्ली में, वो बताता हूँ, मैं भी आपको शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि आप भी बाहर रहे हैं। क्या था कि ये नवरात्रियाँ चली आजकल, नवरात्रि में क्या है कि इधर पंडाल लगा था, वो हिंदू थे, हिंदू है वहाँ भी, तो देवी का पंडाल लगा था ये, आजकल दुर्गा नवरात्रि है। तो जैसे मैं, हमारा कमरा था ऐसे 3 मंजिले में, 3री मंजिले में मेरा रूम था, पांडुचेरी मेरा, उसके ग्राउंड से ही उनका यहाँ से पीपल का वृक्ष था, वहाँ पर ग्राउंड में लगा हुआ था पंडाल। तो जैसे ही मैं ऐसे आया तो मैं सीधे जाने को ऐसे हुआ अंदर, तो उसने मेरे को रोक दिया, कोई था, बोला, हालांकि मैं जूते खोलता अपने, बोला अरे, बोला कहाँ जा रहा है, बोला वो एक मतलब तुच्छ भाषा में प्रयोग किया उसने, अरे जूते सहित कहाँ आ रहे हो इधर, जबकि मुझे पता है कि यहाँ से दरी बिछी है और उसके बगल से गेट है। तो मैं बोला देखो यार देखो, क्योंकि हम एक बाहर के हैं और वो स्थानीय है, तो स्थानीय और बाहर वालों में फ़र्क है कि हम किराएदार तो किराएदार हैं, अगर हम वहीं के स्थानीय निवासी होते और उसी पोजीशन पर काम करते, वहाँ पर मुझे एक बड़ा झटका लगा यार, वास्तव हम किराएदार होने की वजह से हमारी कोई इज्जत नहीं है। वो दुर्गा में वो सो कि ये होता है स्थानीय और लोकल और बाहरी लोगों का फ़र्क ये पड़ा, मुझे वो फील हुई थी, वो मेरे को दिमाग में आता है कभी कभी। गांव में यही है कि एक दूसरे की इज्जत करते हैं लोग, अगर बाहर से भी अगर शहर के लोग भी यहाँ आते हैं तो उनकी भी काफ़ी इज्जत करते हैं, उनकी भी इज्जत करते हैं, उनको गांव घरों में कमरा भी दे देते हैं और वो किराया विराया ना लेके भी कमरा दे देते हैं, और उनके घरों में जैसे दूध दही मट्ठा वट्ठा होता है, अगर हाँ के वो मालिक के पास, तो वो जो किराएदार कह रहे हैं हम लोग,
उसको हम किराएदार ना मान के उनकी मेंबरी उनको भी मानते एक हैं। मेंबरी जैसा मानते हैं, परिवार का अपने घर सदस्य का जैसे। पारिवारिक सदस्य जैसा मानते हैं। उसको हर चीज़ में शेयर करते हैं, उसको हर चीज़, उसको खाने में, कभी कोई अपना काम हो जाता है उसमें भी उसको हर चीज़ में उसको शेयर करते हैं। तो शहर में ऐसा नहीं है। नहीं है, कोई नहीं पूछता, शहर में एक दूसरे को कोई नहीं पूछता। हमने भी जैसे ड्यूटी की थी, हम जाते थे और घर जैसे कमरे में वापस आते थे। अब दिन भर तो हम ड्यूटी में रहते थे और फिर जब शाम को आते थे तो मकान मालिक से डर जैसा ही लगा रहता था हमें कि यार कहीं कुछ कहे ना। तो हम सफाई वफाई इन चीज़ों में लगे रहते थे, ज़्यादातर ऐसे ही लगे रहते थे। कमरे की साफ सफाई इधर उधर। लेकिन मैं देखा कि लास्ट के जो 10 साल हैं उसमें गांव में सुविधाएं तो आई, लेकिन गांव में माइग्रेशन भी ज़्यादा बढ़ रहा है। माइग्रेशन जारी हो गया ना। तो लोगों को ये लगता है कि अगर मूलभूत सुविधाएं हैं, मतलब बीसी अगर जो फैसिलिटीज़ गांव में होंगी तो माइग्रेशन को रोका जा सकता है, ऐसा लोग बोलते हैं, सब समझते हैं। लेकिन मैंने खुद के गांव में देखा है कि जैसे जैसे यहाँ पे फैसिलिटीज़ बढ़ती गई, लाइट आई, उसके बाद रोड कनेक्टिविटी सब कुछ आई, लेकिन माइग्रेशन ये रुका नहीं, माइग्रेशन चलता रहा। तो आपको क्या लगता है कि माइग्रेशन होने का कारण और इसके अलावा भी कोई और चीज़ें हैं? माइग्रेशन वही है कि आज क्या है कि अब वो पीछे को देखते हैं ना, क्योंकि अगर पीछे अगले आने वाली जनरेशन के बारे में सोचते हैं कि यार वहाँ पर जहाँ पर वो जाएंगे वहाँ अच्छी शिक्षा सुविधा हो और स्वास्थ्य सुविधाएं हो, इसकी वजह से वो ज़्यादातर जाते हैं शहरों की तरफ जा रहे हैं। शहर माने की शिक्षा भी है, शिक्षा की वजह से शिक्षा स्वास्थ्य ज़्यादा है, शिक्षा और स्वास्थ्य की वजह से, क्योंकि यहाँ कोई बीमार होता है तो उसको हल्द्वानी सुचला तिवारी में ले जाना पड़ता है, मेन ये है। और स्कूल जहाँ पर है नहीं, जब वो किराए में या गोगुलियाड़ पिथरावड़ रखेंगे तो इससे बता अगर कोई पैसे वाले हो गया या कोई सरकारी जॉब में है ज़्यादातर, तो सरकारी जॉब वाले ज़्यादातर वो फिर आगे कोई जाते हो, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से पढ़ाना चाहते हैं। और शिक्षा तो है ना, रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, बाकी सुविधाएं ठीक है। यहाँ जो है कि जो जीवन भी है वो लास्ट जैसे 60 साल हम जैसे मेरी उम्र वालों के जैसे के लिए सबसे बेहतर जगह गाँव है, क्योंकि यहाँ हवा पानी शुद्ध सब कुछ, घूमने के लिए आप लोग यहाँ से कुछ भी नहीं तो 200-400 मीटर यहाँ से स्कूल तक ही चले जाओ, ऐसे बेगिचरे भी लोग रहते हैं ये रोड से। हमारे घूमने के लिए क्या है कि खुला चीड़ का जंगल, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, हमारी मेरी उम्र वाले ठीक है। और बाकी तो जैसे अब यहाँ कर पिथौरागढ़ बोल रहे हैं, अब सबसे बेहतरीन जगह उत्तराखंड में तो पिथौरागढ़ है, उससे ज़्यादा बेहतरीन जगह तो हो नहीं सकती। वहाँ का जो हवा पानी और जो है ना ज़्यादा भी नहीं है उधर, हवा पानी भी ठीक है उधर पहाड़ का, और मौसम जो है बेहतरीन पिथौरागढ़ का है। वैसे तो इसको मिनी कश्मीर भी कहते हैं लोग। और पिथौरागढ़ में तो इतनी पब्लिक भर गई थी, वहाँ तो आपको आधा नाली ज़मीन नहीं मिलेगी मकान बनाने के लिए, बहुत महंगी जगह भी हो चुकी है, बहुत महंगी जगह। अब जगह महंगी है तो जगह भी नहीं है उधर, कहीं पर लोग जगह ही नहीं है, ऐसा भी होता कोई ले नहीं सकता, कहाँ लेगा वो, है ही नहीं, जगह नहीं उधर, सब कुछ भर चुका है। बेरना के पहाड़ियाँ भर गई हैं, गंगुलियाड़ की साइड भर चुकी है। मुआनी में है जगह अब थोड़ा बहुत, मुआनी बनेगा एक समय, मुआनी का विकास हो जाएगा, क्योंकि गांव में विकास तो हो ही रहा है। देखिए लास्ट के 10 साल भी देखोगे आप तो काफ़ी ज़्यादा विकास हो चुका है गांव में, लेकिन ये माइग्रेशन अभी भी थम नहीं रहा है, क्योंकि वो अभी भी चल ही रहा है। तो लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे, आने वाले 10 साल 20 साल में रिवर्स माइग्रेशन होगा, मतलब उल्टा माइग्रेशन होगा, लोग यहाँ रहना स्टार्ट करेंगे। क्या आपको कोई मुझे तो लग रहा है कि मतलब ऐसा हो सकता है आने वाले 10 साल के अंतर्गत, मतलब काफ़ी लोग मतलब फिर से गांव में आना शुरू कर देंगे। वो सीजन में तब भी आएंगे, इसमें साल में एक चक्कर तो आएंगे। उनको ये पता है कि मतलब शहर में काफ़ी बीमारियां होती हैं, हवा पानी शुद्ध नहीं मिल पाता है उनको, तो वो लोग फिर से आके यहाँ पे फिर से अपना, अब उनके पास ज़मीन है ही, तो फिर से अपने जो भी घर आ रहे हैं उनको सुधार के फिर से रहना शुरू कर सकते हैं। इससे पहले भी गागर में यहाँ पर हमारे गांव में दो लोगों ने काफ़ी अच्छे मकान बनाए, 10-15 लाख रुपए के। अभी हाल में अभी 2-3 साल के अंदर, उससे पहले भी भगवान जी ने बना के दिए, वो भी बना के दिए पक्का मकान, राम सिंह जी ने। आते हैं वो लोग, पूजा पाठ के लिए चलने आ रहे हैं सब लोग। और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप अपनी लाइफ से, जो भी आपने लाइफ के अपने अनुभव लिए हैं, उससे कोई ऐसे 2-3 पॉइंट बताइए जिससे कि लोग सीख सकते हैं। कुछ भी चीज़ हो सकती है जो भी आपने अभी तक सीखा है जीवन में, जैसे क्या चीज़ करनी चाहिए आदमी को, क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी आपने जो आपने अपने एक्सपीरियंस है, कुछ भी बताइए जो आपने सीखा हो अपने एक्सपीरियंस से। हमने एक्सपीरियंस में तो क्या सीखा, सीखते ही रहे हैं, सीखते ही जाएंगे, पता नहीं कब तक सीखेंगे। मेन तो इसमें है कि सबसे बेहतरीन जो मैं देखता हूँ कि इसमें
सबसे पहले अपना खुद के अपने पीछे बच्चों के लिए सबसे पहले पढ़ाई की तरफ ध्यान देना पड़ेगा बच्चों को। माँ बाप को बच्चों की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने गांव में देखा कि बहुत का केवल स्कूल के ही भरोसे छोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं। मैं हमेशा मीटिंग में जाते रहते हैं, ऐसा नहीं। स्कूल तो हमारा एक माध्यम है, एक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, हाँ इतना पढ़ दिया, बाकी तो सारी पढ़ाई घर में होती है। माँ बाप को अगर उनको पीछे की देखना है जब, तो उनकी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना पड़ेगा घर में ही। हमारी जो प्रथम पाठशाला है, परिवार प्रथम पाठशाला है, परिवार जो हमारी प्रथम पाठशाला है, वो चीज़ मतलब सही होनी चाहिए घर में। बच्चों के मम्मी पापा को मतलब हर हमेशा मतलब बच्चे पे ध्यान होना चाहिए, वो हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, और छोटी छोटी शिक्षाएं हैं उसको बोलना सिखाना है, उसको गलत चीज़ नहीं सिखानी है, और अच्छे अच्छे शब्द और जो किताब की चीज़ें हैं वो चीज़ें सिखाओ। जैसे बोलना बच्चा शुरू करता है, वो चीज़ें सिखानी ज़रूरी होती हैं उसको। मेन शिक्षा का ही हुआ इसमें। अगर शिक्षा है तो शिक्षा अगर सही है तो उसको इतना होश तो आ जाएगा कि इतनी अकल कि हाँ मुझे क्या करना है, उस योग्य बच्चा हो जाए। तो उसके बाद तो हाई स्कूल इंटर के बाद तो खुद ही उतना ज्ञान हो जाएगा कि मुझे क्या करना है। तो इसलिए मेन माँ बाप को मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब कि अपने बच्चे की तरफ भी ध्यान दें और शिक्षा की तरफ ही जा रहे हो। शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है, बस यही है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और करता हूँ। जैसे आप, मुझे लगता है कि आप दोनों भगवान पर विश्वास जरूर करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल करते होंगे। हाँ, तो इसी से मेरा क्वेश्चन है कि कोई एक नॉर्मल इंसान है तो किसी को भगवान पर विश्वास क्यों करना चाहिए? मगर कोई बोले आपसे कि भगवान से विश्वास करके क्या हो जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी, क्या हो जाए, तो आपका क्या राय है? मतलब क्यों किसी इंसान को भगवान पे विश्वास करना चाहिए और अपने जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, जो हमारा देवभूमि कहते हैं, इसको क्यों बढ़ावा देना चाहिए? नहीं, भगवान पर विश्वास होना चाहिए, आस्था है, क्योंकि हम आस्था है तो आस्था तो होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दो, ऐसा नहीं है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो कर्म तुम करोगे ना, भगवान ही सब कुछ थोड़ी देगा। भगवान हमको जो है कि फर्स्ट डिवीजन हाई स्कूल में निकाल देगा, इंटर में निकाल देगा, नहीं। आपको कर्म प्रधान, कर्म मुख्य है, और भगवान एक आस्था है और ईश्वर है। ईश्वर ज़रूर आपको मदद करेगा। ऐसा नहीं कि भगवान कुछ नहीं, भगवान क्यों नहीं है हमारे अंदर है, हर जगह पर है अंदर। हमारी आस्था होनी चाहिए, भगवान के प्रति आस्था होनी, लेकिन कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, कर्म करते रहना चाहिए और भगवान पर विश्वास करना चाहिए। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमको फिर भगवान कहाँ से मदद करेगा? वो तो एक आस्था है हमारी, ठीक है। अभी जैसे हमारे उत्तराखंड में तो हम लोग तो देवी देवताओं को काफ़ी मानते हैं, और मानना भी चाहिए, क्योंकि गाइडेंस एक हमारा वहाँ से ये होता है कि हमें वहाँ से भी एक सीख मिलती है। ये सीख मिलती है कि जैसे हम एक आस्था रखते हैं भगवान के ऊपर, तो हमें कुछ भय होता है उन चीज़ों से। जैसे हम कोई गलत काम करते हैं तो वही ये भय रहता है कि यार हमारे तो देवी देवता हैं यार, कहीं वो रूठ जाएंगे, कहीं मतलब हमारे लिए कुछ गलत ना करें। तो हमें उन चीज़ों को मानना चाहिए भगवान को। उसी भाई को, वो भाई जो है हमारे अंदर होना चाहिए। एक डायरेक्शन भी मिलता है आदमी को। हमें उस चीज़ से मतलब ये लगता है कि मतलब हमें ये चीज़ नहीं करना है यार, हमें अच्छी चीज़ करनी है। भगवान का भय हुआ, भगवान के भय भगवान से ऐसा कर देगा हमारे लिए भगवान ऐसा कर सकता है। अगर हम आस्था गलत भी ना काम हमारी, भगवान के प्रति आस्था है तो तब। हमें उस चीज़ का मतलब उस चीज़ को भी मानना जरूरी है। बुरे कर्म करने से रोकेगी हमारी आस्था। कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ, कोई ऐसी एक्सपीरियंस आपने किया, कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस भगवान से? कोई उसे अचानक से याद तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ याद आ रहा है तो, जब आपने कुछ ऐसी सिचुएशन पे हो, आपने लगा कि यार हाँ यार भगवान ने मेरी मदद कर ली, तो वहाँ चली जाता वाली बात? हाँ, कभी कभी होता है। जैसे हम सोचते हैं ना, हाँ हाँ हे भगवान हमारा मतलब ऐसा हो जाए, हाँ, तो हो भी जाता है। कभी कभी हो जाता है, हो जाता है, सोचते हैं तो होता है, अचानक हो भी जाता है। कोई ऐसा इंसिडेंट याद है आपको कि कुछ ऐसा? अब इतना तो क्योंकि याद अचानक से नहीं आता है। अचानक से याद तो नहीं आता है, लेकिन हम कभी सोचते हैं ना। जब हम पहले स्कूल ही पढ़ा करते थे, मैं खुद ही सोचता था हे भगवान यार मैं पास हो जाऊं। तो पास तो खैर मैं होते ही रहा इंटर तक, कभी फेल नहीं हुआ था। तो मैं पास हो भी जाता था। मैं कहता था यार मैंने तो मतलब यार जिस हिसाब से क्वेश्चन आए थे बनाए ही हैं, फिर अब पास हो जाऊं। तो पास भी हो ही जाते थे। तो फिर और ज्यादा आस्था बढ़ती रहती थी हमारी भगवान के प्रति। हाँ यार भगवान ने हमें चाहा। मेरा भी ऐसे हुआ था, क्योंकि जब मैं यहाँ से 6 तामंदली गया तो बहुत दूर है,
तो रास्ते में बिरगुली के पहले तो सोलीगर गए थे ना, हाँ। उधर एक सेम और सेम का मंदिर हाँ, है, एक पानी तरफ। मंदिर है। नैन सिंह साहब ने बना दिया आजकल, उसके बगल में सेम का मकान तो बाद में बनाया उनका, मंदिर पहले से था। तो मैं जाते इसमें रोज जाते इसमें सब लोग आते हुए, मैं भी भगवान पास हो जाऊं। मतलब उनसे एक अच्छी उम्मीद, मतलब हाँ मैं फर्स्ट उम्मीद भी फर्स्ट रहती निकल थी। जाऊँ। अरे जब वो ठीक है, वो तो हमारे आस्था है, लेकिन वो फर्स्ट निकले हमको मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत- इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेहनत- भगवान पर विश्वास होना चाहिए, भगवान पर विश्वास होना भी जरूरी है और मेहनत करनी भी जरूरी मेहनत है। है। लेकिन अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो भगवान भी क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इतना है कि ये है इसमें कि अगर भगवान की आस्था होगी तो जरूर भगवान हमारी मति में बदलाव कर सकते हैं। मत्ती में बदलाव वो भगवान पर इसलिए आस्था रखेंगे हम यार, जैसे हम अरु सेम का जो सेम जैसे वैसे मन मने मन मनी वो पास है जो, वो फर्स्ट निकल जाओ। लेकिन फर्स्ट तो निकला मैं, वैसे 6-7-8 फर्स्ट ही निकला था लगातार ही। लेकिन उसमें क्या है कि प्रथम निकलने का ये भी अपनी मेहनत भी है, और दूसरा में आस्था भी है आस्था भी है। ना। ये नहीं कि इन्हें हम है तो कुछ नहीं पढ़े अड़े, कुछ नहीं किया, भगवान भरोसे नहीं, इसलिए कर्म जो है इसमें मुख्य है और आस्था भी जरूरी है। मंदिर ही एक ऐसा जरिया बच चुका है अभी गांव में। जो माइग्रेटेड लोग हैं ना, वो मंदिर के भरोसे भी लोग आ रहे हैं। हाँ, तो क्या कारण है, पूजा पाठ करने आ रहे हैं लोग, पूजा पाठ करने आते हैं, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पे घर भी बना दिए। क्योंकि मंदिर है ना। हाँ, मंदिर की वजह से, देवी देवताओं की वजह से। आप तो माइग्रेट कर लोगे, लेकिन देवी देवता देवी देवता थोड़ी ना उनके लिए तो माइग्रेट आपको वापस करेंगे, जाना पड़ेगा। वो यहीं पे रहेंगे, इसी पहाड़ में ही रहेंगे, वो हमारे ही गाँव में रहेंगे। तो माइग्रेशन को स्टॉप करने के कारण और जो रीज़न है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक ही देवी देवता जो मंदिर है हमारे, वो भी अभी एक ऐसे रीढ़ की हड्डी की तरह गांव में मौजूद हैं, जो अभी प्रदेश को भी रोक सकते हैं, रोक सकते हैं, ला सकते हैं। और वो जो गांव में आ रहे हैं, मकान बना रहे हैं, वो देवी देवता की आस्था से ही मकान बने जा रहे हैं कि हमारे देवता हैं, कभी तो आना ही हमारे ईश्वर है करके वो अपना डेरा बनाने पक्का मकान बना रहे हैं कि हम वो पहाड़ में है, हमारी देव भूमि है, हमारी भूमि है, जन्मभूमि है, जो कुछ भी कर्म भूमि वहाँ है, जन्मभूमि यहाँ है, तो उनको आनी है। 2 साल 3 साल 5 साल में आते हैं, तो इसलिए पक्के मकान बन रहे हैं। और आस्था अभी भी जो बाहर है, जो यहाँ स्थानीय पक्के निवासी हैं, उनसे दुगुना तिगुना में बहुत ही ज़्यादा आस्था जो बाहर है हमारे गाँव के या जो भी पहाड़ के लोग, उनको ज़्यादा आस्था है। क्योंकि हम तो यहीं के यार, यहाँ के हैं, तो हमको कोई मतलब नहीं रखते, वो लोग ज़्यादा मतलब, वो लोग ज्यादा मतलब रखते हैं, क्योंकि बाहर जाके उनको याद आती है मुझे, क्योंकि आस्था रखी है उन्होंने पहले से, तो वो आस्था बाहर भी बनाए रखते हैं। और ये जुड़े रहेंगे, वो जुड़े रहते हैं, जुड़े रहेंगे और हमेशा ही आते रहेंगे, और समय समय पे आते भी रहते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। ये तो आखिरी जो लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, जो माइग्रेट हो चुके होंगे, दिल्ली में काम कर रहा होगा, यही कर रहा होगा, उनके लिए बताइए उनको गांव क्यों आना चाहिए, क्यों गांव की जड़ों से जुड़े रहना चाहिए? गांव में जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने जो भी बाहर है, गांव में आप लोग जुड़े, आपकी आस्था बनी रहे, भगवान के प्रति आस्था बनी रहेगी, तब तो हम एक दूसरे के निकट जुड़ते रहेंगे, साल में नहीं तो 2 साल में 5 साल में। और हमारे जो ये देवी देवताओं को मानना कल्चर है हमारा, ये नियमित रूप से आगे की जनरेशन को मिलता रहेगा। इसलिए बाहर के लोगों को भी कहता हूँ कि जिनके पास थोड़ा बहुत पूंजी भी शेष बचते हैं वहाँ के बाद, तो उतना जमा करके उस एक डेरा जरूर मतलब गांव में बनाइए अपनी बात, क्योंकि हमारे पास भूमि है, आपके पास भूमि है, जो भी घर है, एक डेरा पक्का बनाइए, ताकि पिछले की जनरेशन वालों को ये भी रहे कि हाँ हमारे माँ बाप का वहाँ घर है, हमारी वहाँ भूमि है, हमारे देवी देवता वहाँ वास करते हैं, तो उनको पूजने के लिए, भगवान को मानने के लिए, देवी देवताओं को मानने के लिए पक्का एक एक घर सब बनाइए, और हर साल आते रहिए, 2 साल 3 साल 5 साल में जब भी आप सामर्थ्य हो, पक्का मतलब पहाड़ से जुड़े रहिए, अभी देव भूमि से जुड़े रहे। धन्यवाद। आप जब गांव में आते हैं बाहर से, तो हमें भी खुशी होती है कि बाहर से लोग आए हैं और पूजा पाठ करने के लिए आए हैं, हमारी भी आस्था बढ़ जाती है, उस समय हमें भी अच्छा लगता है आप लोगों को देखकर। और हमारे बुजुर्ग लोग जितने भी गांव में हैं, वो भी खुश हो जाते हैं, उनकी फैमिली आई हुई है, तो बहुत अच्छा लगता है हमें भी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।